मंचासीन सभी विद्वत मंडल के लिए मेरा हार्दिक नमन प्रणाम स्वीकार हो। आज का जो विषय है वो अपने इतिहास के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ा है। कल हमने उनकी जयंती मनाई है। सारे देश ने, बल्कि राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि देश से बाहर भी जहाँ जहाँ लोग भारतवासी रह रहे हैं उन सब ने अपने इस महानायक के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इतिहास सचमुच उन्हीं का होता है जो निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा करते हैं, जिनका कोई निहित स्वार्थ नहीं होता, जो सोचते हैं कि मैं संसार में आया हूं तो संसार के कल्याण के लिए आया हूं, संसार में लूट मचाने के लिए नहीं आया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि प्रतरणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम संभवामि युगे युगे का जो संदेश वो दे रहे हैं, उसमें वो यही कह रहे हैं कि इनके कल्याण के लिए तो मैं मोक्ष को भी छोड़ दूंगा, वो भी नहीं चाहिए। अपने जीवन के इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के मैं बार बार संसार में आना चाहूंगा। इसका अभिप्राय वो अपने लिए नहीं कह रहे, इसका अभिप्राय है कि वो हमारे लिए भी कह रहे हैं कि संसार में आओ तो इस उद्देश्य को लेकर के आओ, अपने कल्याण के लिए। तो सब प्रार्थना कर लेते हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए, वैश्विक संतापों को हरने के लिए, प्राणी मात्र के संतापों को हरने के लिए जो कार्य करे और जीवन मांगे, जीवन उसी का धन्य होता है। स तो जातेनि स जातेनि याति वंश समुन्नतिम, स जातो येन जातेन याति वंश समुन्नतिम, मरणशील संसारे मृतः को वा न जायते। भर्तृहरि जी कह रहे हैं, संसार में आना उसी का सार्थक होता है जिसके आने से उसका वंश, उसका कुल, उसका राष्ट्र, उसका समाज उन्नति करता है। स जातो ये न जाते न याति वंश समुन्नतिम, मरणशील संसारे मृतः को वा न जायते। इस मरणशील संसार में मृत्यु को कौन प्राप्त नहीं होता, अर्थात सभी तो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। संसार में आना उन लोगों का सार्थक होता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन को यदि हम देखें तो आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत भी, उसमें टॉप होने के उपरांत भी, सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के उपरांत भी उन्होंने उसको लात मार दी, केवल इसलिए कि मेरा देश इस समय गुलाम है और मैं इसको गुलामी से बाहर निकाल करके ही दम लूंगा। इतना बड़ा संकल्प था। बहुत सारी चीजों को तो हम जानते हैं जो उनके जीवन से जुड़ी हुई रही, लेकिन कुछ जीव ऐसी हैं जिनको जानबूझ करके छुपा दिया गया। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि उन चीजों को ही ला करके स्थापित करने का प्रयास किया जाए जो इतिहास से छुपाई गई। भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी को मान्यता दी जाती है, लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने अपने बलबूते पर 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे सिनेमा हॉल में भारत की स्वतंत्र सरकार की स्थापना की थी। पूरा मंत्रिमंडल बनाया था, विदेश मंत्रालय और युद्ध मंत्रालय अपने पास रखे थे, प्रधानमंत्री की हैसियत से शपथ ली थी, 1500 शब्दों का संक्षिप्त सा भाषण दिया था। लेकिन एक बात कहा करते थे, स्वतंत्रता की कीमत खून से चुकाई जा सकती है और खून ही चुका सकता है। इसलिए अपने भाषण में भी कहा कि मेरे शरीर का
कतरा कतरा, शरीर की अंतिम बूंद भी राष्ट्र के लिए काम आएगी, मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं। अपने राष्ट्रवासियों को संबोधित करते हुए यह वचन दिया था, स्वतंत्रता लेकर रहूंगा, परिणाम चाहे जो हो, स्वतंत्रता प्राप्त करनी ही है। ये संकल्प था, और भारत को भारत बनाने के लिए संकल्प था, इंडिया बनाने के लिए नहीं। उसी समय अपने देश के सिक्के जारी किए, अपनी टकसाल स्थापित की, प्रत्येक क्षेत्र में नए मंत्रियों के साथ काम करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़े। आधा दर्जन से अधिक देशों ने उनकी सरकार को मान्यता प्रदान की, उनको देश का प्रधानमंत्री माना। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो ये घटना कूड़ेदान में फेंक दी गई, और हमको बताया गया कि देश का पहला प्रधानमंत्री कौन था, और उसी को गाते चले आए हम। एक दृष्टिकोण ये हो सकता है जो मैंने बोल दिया, एक दृष्टिकोण थोड़ा सा दूसरा हो सकता है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मानसिकता को स्पष्ट करता है, और जो हमारी इतिहास की परंपरा को भी स्पष्ट करता है। वो कौन थे? वो शिवाजी थे, वो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे। क्यों थे? क्योंकि जो काम हेमचंद्र विक्रमादित्य ने किया था, मुसलमानों का राज्य स्थापित नहीं होने देना है और फिर से पाई अपनी खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करना है। 1555 में कर रहा था वो इस काम को, 56 में कर रहा था। इनके आने से सैकड़ों वर्ष पहले, और दिल्ली को फतेह करके दिखाया था। वो कितनी बड़ी कुलबुलाहट थी उसके भीतर, कि जितना निराशाजनक पतन हमारा हो चुका है उससे ऊपर उठना है, निकलना है बाहर। वो चले गए तो उन्हीं की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने लिया। दोनों ही एक छोटे से घर से निकल करके आए थे। छोटे घरों से निकलने वाले ही बड़े काम करते हैं। जो कामदार होते हैं, नामदार होते हैं, उनसे काम नहीं हो पाता। और राष्ट्र की टांग खींचने में अपना काम कर सकते हैं। तो वहां पर छत्रपति शिवाजी ने संकल्प लिया, एक छोटे से घर से निकल करके आकर के राज्य स्थापित किया, 28 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत जीत करके, जो आज के भारत से थोड़ा ही छोटा था, अपना संकल्प पूर्ण करके दिखाया। उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये आजादी खून से प्राप्त की जाती है, इसलिए कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। खून की जरूरत है, खून से भागना नहीं है, अहिंसा का पालन नहीं करना इसमें। जब युद्ध और बुद्ध में से चुनने की स्थिति आए तो हमको युद्ध को चुनना है। ये नेताजी का संकल्प था, और उसको उन्होंने पूर्ण करके दिखाया। आप यहां पर एक बात और भी थोड़ा सा आज स्पष्ट कर लें। गांधी और महात्मा बुद्ध दोनों को एक तुला पर तोल दिया जाता है। कहते हैं कि दोनों ने अहिंसा की बात की थी। थोड़ा सा विचार कीजिए, जिस समय महात्मा बुद्ध हुए तो उस समय उनके लिए अहिंसा युग धर्म थी, जमाने का दौर थी, या कुछ और थी? जब वेदों के नाम पर, यज्ञों के नाम पर पशु हिंसा बढ़ गई थी, यहां तक कि नरमेध यज्ञ भी हो रहे थे, आदमी को मार करके यज्ञ में डाला जा रहा था, पशुओं की आहुतियां दी जा रही थीं, तो वह सनातन का कितना विकृत स्वरूप कर दिया गया था।
वेदों के नाम पर, सनातन के नाम पर इतनी जघन्य हिंसा, इस हिंसा के विरुद्ध उन्होंने आवाज लगाई थी और कहा था कि समाज के लोगों, तुम तो अहिंसावादी हो, तुम ये क्या खून खराबा कर रहे हो। तब उन्होंने लौटाया था भारत को, भारत के मूल की ओर लौटाया था, जोड़ा था उससे। और जब गांधी हुए तो हमारी रगों में निराशा छाई हुई थी। उस अहिंसा के कारण अहिंसावादी फिर बहुत अधिक हो गए हम। तो उस समय हिंसा की बात करनी चाहिए थी, युद्ध की बात करनी चाहिए थी। खड़े हो, जागो, झकझोर झकझोर करके जगाया जाता, कहा जाता लोगों से कि विदेशियों को यहां से भगाना है, और उसके लिए यदि खून की भी आवश्यकता होगी तो बहाया जाएगा। कोई हिंसा इस तरीके की, वैदिक की हिंसा हिंसा न भवती, वैदिक की हिंसा, वेद में जो हिंसा है वो हिंसा नहीं भवती, हिंसा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो अहिंसा की स्थापना के लिए की जाती है। इसलिए अंग्रेजों को यदि मारना पड़ेगा तो मारेंगे, उन जालिमों को यहाँ से भगाने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो करेंगे, ताकि अहिंसा की स्थापना हो। इस काम को करने के लिए उस समय राष्ट्र के भीतर ये संचार करना आवश्यक था। लेकिन गांधी कह रहे थे चरखा कातो, अहिंसा की बात करो। इससे निराशा फैल रही थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैं किसी की आलोचना में नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज के अपने महानायक के साथ इस बात को जोड़ रहा हूं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश की नब्ज पर हाथ रखा, देश के नौजवानों को झकझोरा, उनको उत्तेजित किया, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उठ खड़े होने के लिए, साम्राज्यवाद की विभीषिका का सामना करने के लिए उनको आंदोलित किया। और उसका परिणाम क्या हुआ? देश मचल उठा। इतिहास का यह तथ्य हमसे छुपाया गया कि 1921 में मौलाना हसरत मोहानी के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के मंचों पर सबसे पहले यह प्रस्ताव रखा था कि हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। जो कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस की बात कर रही थी, अधिशासी अधिराज की बात कर रही थी, उसका अभिप्राय था कि अर्थ मंत्रालय भी आपके पास रहेगा, विदेश मंत्रालय भी आपके पास रहेगा, रक्षा मंत्रालय भी आपके पास रहेगा, गृह शासन हमको दे दो। यानी केवल गृह मंत्रालय आपसे मांग रही थी। कांग्रेस का उद्देश्य था गृह मंत्रालय हमको दे दीजिए, होम रूल। तो जो होम रूल तक अपने आप को सीमित कर रहे थे, उनकी स्वाधीनता कैसी थी? उनकी स्वाधीनता थी आयरलैंड जैसी स्वाधीनता। वहीं की एनी बेसेंट थी, उन्होंने होम रूल आंदोलन वहां पर लड़ा था, उसको यहाँ गांधी जैसे लोगों को घोट कर पिला दिया। होम रूल मांग लो। आज तक आयरलैंड स्वाधीन नहीं है। यदि वही परंपरा चलती रही होती तो आज तक भी आप गुलाम रहे होते। लेकिन उस परंपरा के विरुद्ध आवाज सबसे पहले उठाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। शुरुआती दौर में उनका साथ नेहरू ने दिया था, लेकिन जब देखा कि इस बिंदु को लेकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने अधिक पॉपुलर हो गए हैं कि गांधी और नेहरू की ओर इतने लोग आकर्षित नहीं होते जितने सभाओं में उनको सुनने के लिए लोग आकर्षित होते हैं। ऐसे फोटो हैं, आप उन पर देखिए जरा, सोशल मीडिया पर नेट से निकलवाइए, देखिए। जब नेहरू पर इतने फूल नहीं बरस रहे, दोनों साथ साथ हैं, जितने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बरसाए जा रहे हैं। ये उनकी लोकप्रियता को दिखाने वाले चित्र हैं। और ये स्वयं इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारमैया ने स्वीकार किया है, लोकप्रियता में सबसे आगे निकल गए थे, और केवल इस बिंदु को लेकर के निकल गए थे। कांग्रेस का इतिहासकार या कांग्रेस के चाटुकार इस बात को क्यों लिखेंगे कि वो क्यों इतने बड़े लोकप्रिय हो गए थे? लेकिन हमको आपको तो काम करना है। उन्होंने 1921 से लेकर के 1929 तक लगातार कांग्रेस के हर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को लाने का संकल्प लिया और लाते रहे। अंत में 1929 की दिसंबर में जाकर के कांग्रेस को अकल आई और उसने जो है सोचा कि अब हमको पूर्ण स्वाधीनता की बात करनी चाहिए।
समझिए, 1885 में जन्मी कांग्रेस जब 45 साल की हो गई, तब ये कह रही थी कि अब पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं कांग्रेस का जन्म ही भारत की स्वाधीनता के लिए हुआ था। जिसको 1930 में जाकर के ये विवेक हुआ कि देश को पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, उससे पहले तो 1857 क्रांति हो गई थी पूर्ण स्वाधीनता के लिए। उससे पहले अनेक बलिदानियों ने बलिदान दे दिए थे पूर्ण स्वाधीनता के लिए। आरएसएस की स्थापना किस लिए हुई थी? आरएसएस की स्थापना हुई थी, जो हिंदू महासभा के कार्यकर्ता नेता मारे जा रहे थे और कांग्रेस उन पर शांत थी। अभी कुछ दिन पहले उसी समय 1926 में हमारे श्रद्धानंद जी का बलिदान हुआ था। और उसके बाद अन्य अनेक ऐसे नेता मारे गए थे। उससे पहले बहुत सारे मारे गए थे, कांग्रेस मौन साध जाती थी। ब्रिटिश मारे जाने पर, हमारे किसी नेता के मारे जाने पर कोई एक्शन नहीं लेते थे। तब अपने नेताओं की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई हिंदू महासभा की ओर से, और आर्य समाज की ओर से आर्यवीर दल की स्थापना की गई। और ये कब की घटनाएं हैं? जिस समय एक अलग प्रक्रिया चलते हुए एक नई मांग उठाई जा रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से कि हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। उसी समय स्वराज दल बना था। देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ विद्रोह किया था सीधे खड़े होकर के। उसी समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने गांधी को लताड़ा था भरी सभा में, अगर जमीर आपके भीतर है तो जमीर हमारे भीतर भी, और हमें आपकी इस तरीके की स्वाधीनता की लड़ाई नहीं चाहिए। हम तो पूर्ण स्वाधीनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। और ये कहकर के कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। देशबंधु चित्तरंजन दास जी ने स्वराज्य पार्टी गठन कर लिया था। जिस स्वराज्य की बात वो लोग कर रहे थे, कांग्रेसी लोग कर रहे थे, उससे अलग जाकर के एक नया दल खड़ा कर लिया और कांग्रेस से अलग जाकर के ये निर्णय ले लिया, संकेत दे दिया, प्रतिज्ञा कर ली कि आप चाहे जिस तरीके से स्वाधीनता की बात कर रहे हो, लेकिन हमको इस तरीके की स्वाधीनता नहीं चाहिए। हमको काम करना है और काम करने के लिए हम विधान मंडलों में प्रवेश करेंगे, वहां पर सरकारी कार्यों में अड़ंगा डालेंगे। अड़ंगा शब्द प्रयोग किया। ये सब किसकी कारण हो रहा था? ये सारे के सारे राष्ट्रवादी लोग थे। इन सारे राष्ट्रवादी लोगों के लिए 1920 से 1930 के दशक को जरा उठाइए, कितना क्रांतिकारी है। उसी समय स्वराज्य पार्टी की स्थापना हो रही है। उसी समय हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वाधीनता की बात कर रहे हैं। उसी समय आरएसएस की स्थापना हो रही है, आर्यवीर दल। ये सब जो कुछ मैं बता रहा हूं, इन सब की जरा कड़ी बना करके देखिए, उस परिवेश में जाकर के अपने आप को खड़ा होकर के देखिए कितनी क्रांति की धूम उस समय मची हुई थी। ये सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों के कारण थी। उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनको तसल्ली हुई इस बात को लेकर के कि तुम्हारी बात को माना गया, और इन्होंने अपने देश के लिए जो संकल्प लिया था उसको कांग्रेस ने स्वीकार किया। 1939 में इन्होंने कांग्रेस के मंचों से जब अपने आप को स्थापित करके दिखाया, लेकिन उसी समय ये कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो आपको सबको मालूम है कि इनका कांग्रेस पट्टा भी सीतारामैया को इन महात्मा गांधी जी ने इनके सामने खड़ा कर दिया था। उनको हार का सामना करना पड़ा। इस पर गांधी जी ने कहा था कि पट्टा भी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। और इसको लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने हमारे इस महानायक से बोलचाल तक बंद कर दी। अब आप देखिए, जिस मंच पर दो बड़े नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से संवाद तक करना भी उचित नहीं माने,
बोलचाल तक बंद कर दें, उसमें कितनी घुटन हो गई होगी। तब इन्होंने गांधी जी के इस प्रकार के आचरण को देख करके कांग्रेस को अलविदा किया, छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके बाद मैंने जो आपको बताया कई बार कि ये सावरकर जी के पास जाते हैं और 22 जून 1940 को ये पहली बार, और मैं कहता हूं कि अंतिम बार भी, सावरकर जी से मिले। तब सावरकर जी ने इनको प्रेरणा दी। मैंने बताया था आपको कि होलवेल की मूर्ति को तोड़ने का इन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि होलवेल की मूर्ति तोड़ने की बात छोड़िए और कोई बड़ा काम करने की तैयारी कीजिए। उन्होंने कहा कि बड़ा काम कौन सा करना है, कि आप विदेशों में जाइए। रास बिहारी बोस जी इस समय वृद्ध हो चुके हैं और उनकी वृद्धावस्था के कारण उनका संगठन इस समय आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, नेतृत्व विहीन है। आप जाइए और उसका नेतृत्व संभालिए। तभी उन्होंने उनके लिए फोन किया, रास बिहारी बोस जी के लिए, और रास बिहारी बोस जी से कहा कि मैं इस नौजवान को आपके पास भेज रहा हूं। तब उनकी जाकर के वहां मुलाकात हुई। देश के लिए हिटलर से मिले। हिटलर को कांग्रेस ब्रिटिश लोगों के दृष्टिकोण से देखती थी, नजरिए से देखती थी। जैसा वो उनके बारे में सोचते थे वैसा ही ये सोचते थे, जबकि वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति था, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए काम कर रहा था। उन्होंने, जब वो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहां पर उन्हीं के जैसे डबल बॉडी के लोग कई रहते थे। हिटलर ने एक दूसरे व्यक्ति को उनसे मिलने के लिए भेजा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास वह आते हैं कि हाँ बताइए, मैं हिटलर हूं। उन्होंने कहा कि आप हिटलर नहीं है, मुझे हिटलर से मिलना है, उन्हीं से बात करनी। वह व्यक्ति चला जाता है, दूसरा आता है, दूसरे से भी नेताजी यही कहते हैं, आप हिटलर नहीं है, हिटलर को भेजिए। अंत में हिटलर आते हैं। हिटलर ने बात की, बैठे, हाँ आप हिटलर हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर को सही रूप में पहचान लिया। पहली मुलाकात में ही हिटलर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति आकर्षित हो गए थे। उनको लगा था कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति जो वास्तव में 38 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है, आज उससे बात हो रही है। कांग्रेस जिस अवसर को अवसर नहीं मान रही थी, अंग्रेजों को मुश्किलें खड़ी करना, द्वितीय विश्व युद्ध के अवसर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवसर मान रहे थे और कांग्रेस अवसर को अवसर न मान करके अवसर को खो रही थी। इस समय ये परेशानी में है, इनको साथ देना हमारा दायित्व है। कांग्रेस की सोच ये थी और नेताजी कह रहे थे कि ये जिस समय सबसे अधिक तनाव में है, उसी समय इनका तनाव बढ़ा करके आजादी हासिल की जाए। इसलिए नेताजी उनसे जाकर के मिले। हिटलर ने कहा कि आपने मुझे कैसे पहचान लिया, और जो मेरे दो लोग हम शक्ल पहले आए थे उनको आपने कैसे ये कह दिया कि आप हिटलर नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि अतिथि जब आकर के खड़ा होता है तो हाथ मिलाना उसका कार्य होता, आगे को हाथ वह बढ़ाता है। आपके लोग उल्टा कर रहे थे, वो मेरे से हाथ मिला रहे थे। इसलिए मैं समझ गया कि शिष्टाचार इनके भीतर नहीं है और ये उनकी हम शक्ल हैं, उनकी कॉपी है। उनको समझ में आ गई। और मैं बताना चाहूंगा कि वो जो दो हम शक्ल आए थे, उनमें से एक जो थे हरिश्चंद्र नाम के थे, बहुत कम लोग जानते हैं। हरिश्चंद्र नाम के थे और स्वामी श्रद्धानंद जी के बेटे थे। समझिए, एक इतने बड़े नेता का बेटा
वहां पहले से ही बैठा था और हिटलर का हमशक्ल बन करके काम कर रहा था। विदेशों में रह करके भारतीयों को एक मंच पर लाने का काम कर रहा था। तो नेताजी से पहले भी काम हो रहा था और राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए सब मिलकर के काम कर रहे थे। उनको तनाव में डालना, अंग्रेजों को तनाव में डालना उस समय उन लोगों का उद्देश्य बन गया था और उसी के लिए उन्होंने उस समय वहां पर काम करने का संकल्प लिया था। मैं बताना चाहूंगा, जापान ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब्जा कर लिया था उस समय, उसके नियंत्रण में थे। अंग्रेज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते थे? आपके लोगों को उठाया और ले जाकर के सेल्युलर जेल में जाकर के सड़ा दिया। सावरकर जी जैसे बहुत सारे क्रांतिकारी रहे, आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। वहां पर लोगों को ले जाकर के सड़ाया जाता था, अमानवीय अत्याचार किए जाते थे उनको। बहुत सारे क्रांतिकारियों, बहुत सारे कह रहा हूं मैं, ले जाकर के वहां बसाया गया। एक नया षड्यंत्र समझ लीजिए इतिहास का। वहां पर लोगों को बसा रहे हैं और उन लोगों को ले जाकर के छोड़ रहे हैं जो इस देश में रह करके स्वाधीनता की बात कर रहे थे। तो वहां पर एक अच्छी खासी आबादी हो गई थी। इस आबादी पर जब जापान ने कब्जा किया तो उन्होंने वहां पर आकर के अमानवीय अत्याचार किए, हिंसा, लूट, डकैती, बलात्कार, जो कुछ हो सकता था। लोगों की रूह कांप गई थी। ऐसे अमानवीय अत्याचार उस समय हुए थे। कहने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह आजाद हो गए थे, लेकिन आजाद नहीं, बल्कि वो तो और बर्बाद हो गए। जब नेताजी के हाथों में इनकी कमान आई तो वहां के लोगों का दृष्टिकोण बदला, उनका जीवन बदला और नेताजी ने उनको वो सारी सुविधाएं देनी आरंभ की जो एक मानवीय राजनीतिज्ञ के द्वारा दी जानी अपेक्षित थी। इन्हीं अंडमान निकोबार को जब देश आजाद हो रहा था तो इनको नेहरू जी लेने को तैयार नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिद के आगे कांग्रेस के नेता को झुकना पड़ा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सरदार वल्लभ भाई पटेल के कारण भारत का अंग बने। अन्यथा इनको छोड़ने की बात हो चुकी थी और नेहरू ये मान रहे थे कि इसका कोई औचित्य नहीं है, क्या करेंगे। अब आप दूसरी बात समझ लीजिए, यहाँ इतने दूर समुद्र में पड़े हुए दो द्वीप जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं थे। जैसा कि मान लिया गया, कई खंडों के लिए इन नेताओं के द्वारा माना गया, बल्कि उनसे हमारे स्वाधीनता आंदोलन की स्वर्णिम स्मृतियां जुड़ी हुई थी। अनेक क्रांतिकारियों को, स्वाधीनता सेनानियों को वहां ले जाकर के बसाया, छोड़ दिया गया था या दंड देने के लिए सेल्युलर जेल में सड़ाया गया था। अनेक ऐसे थे जो वहां के होकर के रह गए, यहां लौट ही नहीं पाए। उन लोगों के साथ हम क्या करने जा रहे थे? उनकी संतानों को, उनकी आगे की जनरेशन को, उन खुद लोगों को, उस समय तो बहुत सारे जीवित थे उनमें से, हम लाने को की तैयार नहीं थे और जिस द्वीप पर रह रहे थे उसको भी छोड़ रहे थे, क्योंकि वो तत्कालीन नेतृत्व की दृष्टि में आतंकवादी थे, राष्ट्रभक्त नहीं थे, आतंकवादी थे। और आतंकवादी छोड़ दिए जाएंगे, छोड़ दो, ये दृष्टिकोण था।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक द्वीप का नाम उस समय स्वराज्य द्वीप रखा और वहीं से कार्य करना आरंभ किया। हिटलर ने उन पर यह भी दबाव बनाने का प्रयास किया था कि मेरी सेना और आपकी सेना दोनों हिंदुस्तान में प्रवेश करेंगी। जो लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने उस जैसे हिटलर जैसे तानाशाह से हाथ मिलाकर के अपराध किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये भली प्रकार जानते थे कि यदि हिटलर को इस बात की अनुमति दे दी कि उसकी सेना मेरे देश में पहुंच गई तो बहुत संभव है कि पहली सेना तो निकाली नहीं जा रही, अर्थात ब्रिटिश तो निकाले नहीं जा रहे, एक नई सेना को मैं लेकर के खड़ा हो गया तो इतिहास मुझे कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए हिटलर के इस प्रस्ताव को विनय पूर्वक लेकिन मजबूती के साथ उन्होंने अस्वीकार कर दिया। मैं किसी दूसरे देश की सेना को लेकर के अपने देश में नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो अपनी सेना को लेकर के जाऊंगा। और अपनी सेना लेकर के आए। मणिपुर की ओर से उन्होंने प्रस्थान किया था और वहां पर जब लोग भारत में प्रवेश कर रहे थे, अनेक सैनिक ऐसे थे जो बर्मा के जो उसका अपना भू क्षेत्र है, उसकी जो भूमि है बर्मा की, उस पर प्राण त्याग गए थे। इतिहासकार लिखता है कि कितने ही लोग ऐसे थे जो उसने देखे। एक संवाद लिखा गया था अखबार के लिए, उस संवाद को आधार बना करके ये लेख लिखा गया। उसमें बताया गया कि सीमा के उस पार अनेक लोग ऐसे थे जो खिसक खिसक करके जो जख्मी हुए पड़े थे, घायल हुए पड़े थे, लेकिन खिसक खिसक करके किसी तरीके से वो अपनी भूमि पर हाथ लगा देना चाहते थे। उनसे पूछा गया कि आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं, खिसक क्यों रहे हैं? वो कह रहे थे कि हम अपनी मातृभूमि पर प्राण त्यागना चाहते, इस देशभक्ति के कारण देश आजाद हुआ था। और उनके बारे में एक जानकारी हमको विशेष रूप से देते हैं शाहनवाज जी, देते हैं। वो कहते हैं कि उस समय हालत ये हो चुकी थी कि एक व्यक्ति को वह देखते हैं जिसके शरीर पर अनेक कीड़े पड़ चुके थे, सड़ रहा था, शरीर सड़ रहा था, लेकिन उनके भीतर फिर भी देश के लिए कुछ करने की उम्मीद थी। और वह कह रहा था, नेताजी से मेरा जय हिंद कहना। आंखें खोलकर मेरी ओर देखा और उठने का प्रयास किया, पर उसकी सामर्थ्य ने उत्तर दे दिया। शाहनवाज जी लिखते हैं, उसने मुझे पास बैठने के लिए संकेत किया और आंसू बहाते हुए नेताजी तक यह संदेश पहुंचाने के लिए कहा, साहब आप लौटकर नेताजी को देखेंगे पर मैं उनके दर्शन नहीं कर सकूंगा। आप उनसे मेरा जय हिंद कहकर यह कहें कि मैंने उन्हें जो वचन दिया था जीते जी उसे पूर्ण किया। उनसे कहें कि कीड़ों ने मुझे जीवित खा लिया। क्या कमाल की बात है, कितनी पीड़ांतक शब्द है। सारे शरीर में कीड़े पड़े हुए थे, घाव हो गए थे, उपचार के लिए कोई पैसा नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, जंगल में था, जीवित खा लिया। पर इस महान कष्ट में मुझे अजीब शांति और सुख मिला। हाँ, शांति और सुख, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह सब कष्ट हिंदुस्तान के लिए, मातृभूमि के छुटकारे के लिए ही है। मैं लिखता हूं इस पर, कहाँ मिलेगी ऐसी देशभक्ति इस भूमंडल पर? केवल भारत में, क्योंकि भारत इस भूमंडल का पिता है। देशभक्ति और देशभक्ति का खजाना केवल उसी के पास है, और इन दोनों भक्तियों से ही जीवन और जगत का आधार, विचार और जीवन व्यापार चलता है। इसलिए संसार की सारी व्यवस्था का सृजनहार भी भारत ही है। ये था उनका दृष्टिकोण। इसी
अंडमान निकोबार को जाकर के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसकी सुधली, उसको सुधारने का संकल्प किया और इसका नाम उन्होंने बदल करके दूसरा दिया विजयपुरम। क्या बढ़िया शब्द है, जहां पर विजय प्राप्त हुई। किसने रोका था आपको इतिहास का पुनर्लेखन करने से? किसने रोका था आपको अपने गौरव प्रतीकों को उजागर करने से? जो लोग कहते हैं कि नाम बदलने से क्या होता है, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि विजयपुरम होते ही पता चलता है कि विजयपुरम क्यों बना, उसके पीछे का इतिहास क्या था। इतिहास के उस षड्यंत्र से पर्दा उठता है जिस समय अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़ने की बात की जा रही थी। इतिहास के उस सत्य और तथ्य से पर्दा उठता है जिससे हमारे नेताजी की स्वर्णिम स्मृतियां जुड़ी हुई थी। अनेक लोगों को जहां पर जाकर के यातनाएं दी गई थी, अमानवीय अत्याचार जिनके साथ किए गए थे, उनकी कहानी उजागर होती है। इसलिए विजयपुरम नाम देना बहुत सुंदर था। अब एक दूसरी बात, जो अत्याचार यहां पर हो रहे थे, जापानी अत्याचार, उनका रास बिहारी बोस जी ने खड़े होकर के विरोध किया था। किसी भी भारतीय नेता को उधर जाने का समय ही नहीं था, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, किसी के पास समय नहीं था, और किसी ने यह मान लिया था कि वहां तो आतंकवादियों के साथ हो रहा है। आज आपका इतिहास बोलता है, आपसे पूछता है कि जिन लोगों ने जाकर के वहां पर अमानवीय अत्याचारों को सहन किया था, पानी की जगह जिन्होंने पेशाब किया था, जिनको मजबूर किया गया था सावरकर जी जैसे लोगों को, उन लोगों के साथ हुए अत्याचारों को क्या हम यूं ही भूल जाएंगे? इतिहास जब तक उन तथ्यों को नहीं लिखेगा कि वहां पर हमारे लोगों के साथ क्या हुआ था और रास बिहारी बोस जी ने जाकर के वहां पर उन लोगों के कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए थे, किस प्रकार से जाकर के सीना तान दिया था कि मैं आपके साथ हूं, मेरी इंडियन नेशनल आर्मी आपके साथ में है, उनके लिए आपके भीतर तड़प होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ हमारे इतिहास से विलुप्त कर दिया गया है। तो ये घटना जो मैंने यहाँ पर बताई, ये इस चीज को लेकर के है कि इतिहास किस तरीके से छुपाया गया है। मैं पूर्व में भी उल्लेख कर चुका हूं, आज फिर प्रसंग है इसलिए बताना चाहता हूं। 1965 में लॉर्ड एटली भारत की यात्रा पर आए थे, निजी यात्रा पर आए थे। उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे वह, लेकिन जिस समय देश को आजादी मिली थी उस समय वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और भारत के प्रति कहीं तक उनका दृष्टिकोण भी चर्चिल से बहुत ज्यादा अच्छा था। चर्चिल प्रतिक्रियावादी था, दुष्टता उसके भीतर भरी हुई थी, लेकिन इस व्यक्ति के भीतर इतनी दुष्टता नहीं थी। वह भारत के प्रति कहीं ना कहीं उदार थे। वह चाहते थे कि भारत को आजादी मिले, परिस्थितियां चाहे जो थीं, लेकिन उन्होंने देश को स्वाधीन कराने में अपना भी मन मस्तिष्क का प्रयोग किया। उनसे ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि भारत को छोड़ने के लिए आपको विवश क्यों होना पड़ा, किसके कारण आपने छोड़ा? गांधी की अहिंसा से प्रेरित होकर के छोड़ा या कोई और कारण था? तो उन्होंने कहा था कि हमारे लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े सरदर्द थे। उनकी आजाद हिंद फौज का जिस तरीके से हमारी भारतीय सेनाओं पर प्रभाव पड़ रहा था और ब्रिटिश सेना जिस प्रकार से हमारे खिलाफ होती जा रही थी, उसने हमारी चिंताओं को बढ़ा दिया था। इसलिए हमने भारत को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के भय के कारण छोड़ा था। ये बहुत बड़ा तथ्य है।
इन तथ्यों पर हमको विचार करते हुए नेताजी के जीवन चरित्र का मूल्यांकन करना चाहिए। अब एक दूसरी बात कह करके विराम दूंगा। विजयनगर साम्राज्य आज के दिन से एक ऐसा इतिहास जुड़ा हुआ है जिसको पूर्णतः छुपा दिया गया। अपने चहेतों के पापों को छुपाना हर व्यक्ति की फितरत होती है, प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। भारत की सत्ता पर जिन लोगों का कब्जा रहा, उन्होंने भी अपने चहेतों के अपराधों को, पापों को छुपाने का पाप किया, अपराध किया, राष्ट्र के साथ प्रतिघात किया। मैं बता रहा हूं कि 1336 से लेकर के 1646 तक 310 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य हमारे देश पर दक्षिण में शासन करता रहा, बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन किया। 1646 में जब पतन हुआ तो माता जीजाबाई ने उसी समय अपने बेटे का निर्माण करना आरंभ किया था कि एक हिंदू राज्य यदि समाप्त हो गया है तो दूसरा तैयार करना है और पूरे भारत को आजाद कराना है। जिस काम को विजयनगर नहीं कर पाया उसको मेरा बेटा करके दिखाएगा। घटनाओं को घटनाओं से जोड़ना चाहिए। इतिहास यही बताता है हम। एक मरा तो दूसरा विकल्प तैयार करने की तैयारी आपने कर ली। इस दृष्टिकोण से इतिहास को पढ़ना चाहिए। छुटपुट वारदातों के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना चाहिए कि ऐसी स्वाभाविक घटना हो गई होगी। माता जीजाबाई ने संकल्प लिया 1646, 1336, 310 वर्ष, 250 वर्ष तक इस राज्य पर किसी भी विदेशी मैं इसलिए कह रहा हूं, चाहे वो सुल्तानों की चारों तरफ की सल्तनतें जो वहां पर कायम थी वो चाहे देसी लग रही थी, लेकिन उनका दृष्टिकोण विदेशी था, उनके शासक विदेशी थे। इसलिए उन विदेशी राक्षसों ने जब भी उन पर अत्याचार करने या हमला करने का साहस किया तभी उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मुगलों का भी कभी साहस नहीं हुआ उस राज्य पर अपना अधिकार करने का। लेकिन एक घटना आती है 1665 की, जब वहां पर ऐसी घटना घटित हुई जो हमारे इतिहास से छुपाई गई है। उस समय वहां के बीजापुर के नवाब, जो पड़ोसी राज्य था उनका, अली आदिल शाह ने उनके पास ये प्रस्ताव भेजा कि रायचूर, मुगदल और एदोनी के किले आप हमको लौटा दीजिए। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने इन किलों को जीता था। सदाशिव राय उनके बाद वहां पर राज्य कर रहे थे। तो नवाब बीजापुर ने यह प्रस्ताव भेजा कि आपके पूर्वज ने जिस प्रकार से हमसे ये किले छीन लिए थे आप लौटाइए। उस समय उनका मंत्री, प्रधानमंत्री आलिया राम नाम का एक महान व्यक्तित्व का स्वामी था। जब राजा ने उनके साथ उस पत्र के आधार पर वार्तालाप किया तो राजा को उनके प्रधानमंत्री ने परामर्श दिया, यदि ऐसा किया गया तो इससे हमारी कमजोरी प्रकट होगी और फिर दूसरे लोग भी इसी प्रकार से हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, इसलिए यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता तो आदिल शाह ने अपने सारे जितने इस्लामिक राज्य थे उन सबका गठबंधन तैयार किया और हमारे बीजापुर, विजयनगर साम्राज्य को नष्ट करने के लिए सारे मुसलमान एक हो गए, जितने अड़ोसी पड़ोसी नवाब थे। सबने संयुक्त रूप से 29 दिसंबर 1564 को हमला बोल दिया। हमले में हमारे वीरों ने हमलावरों को नष्ट करने में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ी और पराजित होकर के वो उस मुस्लिम सेना को, सल्तनतों की सेना को जो संयुक्त रूप से लड़ रही थी
पीछे हटना पड़ा। अब नया षड्यंत्र रचा गया। फिर एक पत्र लिखा गया, राजा सदाशिव राय के नाम लिखा गया। उसमें लिखा कि हम आपसे झगड़ा झगड़ा नहीं चाहते, और ये हमारी गलती हुई कि हम आपके यहाँ पर आ गए। अब हम लौटना चाहते हैं और आप हमको लौट जाने दीजिए। राजा इस पत्र को पढ़ करके बहुत प्रसन्न हुआ। ढोल नगाड़े बजाए गए, हमारी जीत हो गई। लेकिन शत्रु ने नया षड्यंत्र रच दिया था। वह वापस नहीं लौटा। उसने दो गद्दार तैयार किए। दो गद्दार, नूर खान और बिजली खान। दोनों की दोनों सदाशिव राय की सेना में सेनापति थे, मुस्लिम सेना के सेनापति। दो सेनाएं थी। अब 23 जून को फिर से हमला किया जाता है। उसमें भी हमारे सैनिकों ने विदेशियों को हराने का मन बना लिया, और लग रहा था कि इस बार भी जीत उनकी हो रही है। लेकिन पूर्व नियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत इन दोनों गद्दारों ने राजा के साथ गद्दारी की, और जितनी मुस्लिम सेना थी, देख लीजिए आप, जितनी मुस्लिम सेना थी सारी सेना को लेकर के अपने मुसलमान लोगों के साथ जाकर के खड़े हो गए। कल को पाकिस्तान के साथ युद्ध होगा तो क्या होगा? बहुत बड़ी सेना भी भारत के भीतर मिल जाएगी। इसके बाद पासा पलट गया, और हमारे जो मंत्री आलिया राम जी युद्ध क्षेत्र में सेनापति के रूप में वहां पर खड़े हुए थे, लड़ाई लड़ रहे थे। उनको अहमदनगर के निजाम ने अपने हाथों से उनका कत्ल किया, सर धड़ से अलग कर दिया। और फिर उसके बाद ये जो जघन्य शब्द प्रयोग किया जाता है, जघन्य, जो घृणा से जन्म लेता है, जिसको देख करके घृणा जन्मती है, ऐसे जघन्य अपराध यही करते हैं शांति के दूत। शांति दूतों ने जघन्य अपराध करते हुए हमारे उस महानायक का सर भाले पर लेकर के, भाले की नोक पर लेकर के पूरे विजयनगर में घुमाया, शहर में घुमाया। राजधानी हम्पी के लोगों को यह एहसास कराया कि आपके इस नायक का हमने अंत कर दिया है। बड़ी दुष्टता दिखाते हुए लोगों का कत्लेआम करना शुरू किया गया। 5 महीने तक वहां पर अत्याचार होता रहा। कर्नल अजय सिंह ने पुस्तक लिखी है, इंडियाज बैटल फ्रॉम कुरुक्षेत्र टू बालाकोट। उसमें इस तथ्य का उन्होंने उल्लेख किया। उनकी धर्मपत्नी है मोनिका, और वे स्वयं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी। बताते हैं कि 5 महीने तक निरंतर मारकाट होती रही, लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार जितने हो सकते थे सब किए गए। ये वही 24-25 जनवरी जो आज, जिनमें हम बात कर रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार हुआ होगा, लाखों की संख्या थी। और 5 महीने बाद भी जाकर के तसल्ली नहीं हुई थी। आज का बांग्लादेश जो कुछ कर रहा है, ये इतने ऐसे कितने ही बांग्लादेश के घटनाएं यहाँ पर हुई हैं, सब मिटा दी गई। भूल जाओ, क्योंकि तुम तो उदार हो ना। मैं भूलने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो याद करने के लिए कह रहा हूं। याद करो इतिहास के तथ्य को। यदि आज कुछ आपके पड़ोस में हो रहा है तो आपने ये जुल्म कितने सहे हैं,
और आज भी यदि वो हो रहे हैं तो बता रहे हैं कि वो निरंतर होते रहेंगे, फिर लौटेंगे, आपके यहाँ भी आएंगे। 5 महीने तक अत्याचार हुए, लूट हुई, बलात्कार हुए, और जब भी बात नहीं बनी तो फिर 5 महीने बाद पूरे शहर को आग लगा दी गई। कौन थे वो लोग जो इन अत्याचारों को सहन कर रहे थे, जिनके साथ इस प्रकार के अमानवीय अत्याचार हो रहे थे? क्या वो हमारे पूर्वज नहीं थे? क्या वो इस देश के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने वाले लोग नहीं थे? यदि हमारे पूर्वज थे और देश के प्रति श्रद्धा और सम्मान रखने वाले लोग थे, तो हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या बनता है? क्या शांत होकर के घर में बैठे रहने का दायित्व है, या कुछ कर गुजरने का दायित्व है? श्री कृष्ण जी के उपासक हो तो समझिए कि अपने कल्याण के लिए जीवन नहीं लिया, बल्कि लोक कल्याण के लिए जीवन लिया है। और यदि लोक कल्याण के लिए जीवन लिया है तो हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा। तो आज हम विनम्रता के साथ अपने उन शहीदों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, इस प्रकार के अमानवीय अत्याचारों को सहन किया था। बस मैं अंत में सब सुख चैन की बरसा बरसे, भारत भाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का राष्ट्रगीत है। उनका ये राष्ट्रगान है जिसको वो गाया करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इसी के साथ हम विनम्र श्रद्धांजलि देंगे। यही गाया करते थे, जो सरकार बनी थी तो यही गाया था। जहां जहां आजाद हिंद फौज के गीत समारोह हुआ करते थे, वहां पर इसी से सभा का अंत हुआ करता था, इसी से सभा की शुरुआत हुआ करती थी। चंचल सागर विंध्य हिमाचल, नीला जमुना गंगा, तेरे नित गुण गाएं, तुझसे जीवन पाए, सब तन पाए आशा, सूरज बन कर जग में चमके, भारत नाम सुभागा, जय हो, जय हो, जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुभागा, सुबह सकारे पंख पखेरु, तेरे ही गुण गाएं, बास भरी भरपूर हवाएं, जीवन में रस लाएं, सब मिलकर हिंद पुकारें, सब मिलकर हिंद पुकारें, जय आजाद हिंद के नारे, प्यारा देश हमारा, सूरज बनकर जग में धमके, भारत नाम सुभागा, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक दो और पंक्तियां हैं इनकी, कुछ आगे भी है थोड़ा। मैं बस समय की मर्यादा का ध्यान रखते विराम दे रहा हूं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो गीत आज हम गाते हैं उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वह तो एक विदेशी के लिए गाया गया चरण वंदना का गीत है, भारत भाग्य विधाता। और ये है जिसमें वास्तव में भारत झलकता है, जिसमें वास्तव में भारत के प्रति समर्पण झलकता है। जो लोग आपसे ये कहते हैं, इन्होंने राष्ट्रगान का विरोध किया था, आरएसएस का होकर के, आर्य समाजी होकर के, वो राष्ट्रगान का विरोध नहीं था, वो राष्ट्रगान में आए हुए शब्दों का विरोध था, उसके पीछे की उस भावना का विरोध था जो एक विदेशी के लिए गा दी गई थी। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। क्षमा चाहता हूँ, समय विराम ज्यादा ले गया। ओम। जी,
आदरणीय कुछ यूँ लगा कि जैसे आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की इस जीवंत समारोह को ध्वजारोहण कर दिया हो और वास्तव में कैसे थे हमारे नेताजी और अगर उनको जो उनकी सुबुद्धि थी, जो राष्ट्र के लिए उनके कार्य थे, अगर उनको सही तरीके से करने दिया जाता, तो आज इन शब्दों की ऊर्जा प्रवाह से ये लग रहा है कि बात कुछ और होती। लेकिन कितनी बाधाएँ सह कर के ये देश यहाँ पे आगे बढ़ा है। उन नौजवानों को, उन वीरजनों की कुर्बानी हमें हमने जानबूझ के दी, ये कह सकते हैं, जिनके हाथों देश सँवरना था। इन्हीं सारी बातों को जब हम सुनते हैं, गुनते हैं, तो वास्तव में रोंगटे खड़े होते हैं और अ, शब्द हमारे पास छोटे पड़ जाते हैं संभवतः। मैं इसी क्रम में आदरणीय पवन कुमार सर जो कि इस चर्चा को लगातार सुन रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं के पास जाता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जबकि हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी मना रहे हैं, इस अवसर पर आप अपनी टिप्पणी रखिएगा। आदरणीय तक मेरी आवाज़ पहुँचे तब उनसे पहले आदरणीय रामधर जी, आपका हैंड रेज़ है, कृपया बात रखिएगा। आदरणीय रामाधर जी तक भी आवाज़ गई नहीं है। मुझे लगता है जी, आदरणीय पवन कुमार सर तक आवाज़ पहुँच रही हो या संभवतः वो विज़िट पे भी है इसलिए वहाँ तक यानी नेटवर्क सही ना हो। मैं इस क्रम में पहुँचना चाहूँगा आदरणीय सदस्यों तक कि आपका कोई प्रतिवेदन हो, कोई टिप्पणी हो आज की वार्ता पर, तो कृपया सादर आप रखिएगा। जी। मैं आदरणीय सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया आप बात रखना चाहें तो हैंड रेज़ कर दें। आदरणीय रामाधार जी ने हैंड रेज़ तो किया है, संभवतः मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच रही है और मैं पुनः आदरणीय मुख्य वक्ता जी से ही ये एक प्रश्न भी रखना चाहूँगा कि बहुत सारी मिथ भी हैं, बहुत सारी बातें भी हैं हमारे राष्ट्र नायक सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति कि वो अभी यानी जब कहा गया कि वो नहीं रहे और बहुत सारी बातें ये भी आई कि वो कोई साधु के वेश में ही कहीं पे हैं, कहीं पे रहे हैं। तो इसके बारे में क्या हमारा इतिहास या हमारी एविडेंस क्या कहते हैं? इस पर अनेक प्रकार के प्रमाण हैं सेमवाल साहब, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि उनकी उस समय मृत्यु नहीं हुई थी। जो उनके निकट के लोग रहे, जिन्होंने उनके साथ बहुत आत्मीयता से जीवन व्यतीत किया, उन सब के संस्मरण, कथन इसी ओर संकेत करते हैं कि उनकी उस समय मृत्यु नहीं हुई थी। अधिकांश लोगों की मान्यता है कि उनको रूस के साइबेरिया में छोड़ दिया गया था। रूस के साइबेरिया में
उनके साथ वहाँ रह कर के भी अमानवीय अत्याचार किए गए थे, वो कहाँ रहे? ऐसे कुछ धुंधलके से में भरे हुए प्रमाण दिए जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यदि जीवित नहीं थे तो कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लॉर्ड माउंटबेटन यह वचन क्यों ले रहे थे कि यदि वह जीवित लौट आते हैं तो उन्हें युद्ध अपराधी के रूप में हमको सौंप दिया जाए? और इस पर नेहरू जी ये सम्मति क्यों प्रदान कर रहे थे कि यदि ऐसा होता है तो हम निश्चित रूप से उन्हें आपको दे देंगे? बात स्पष्ट है कि दोनों को यह एहसास था कि वो मरे नहीं हैं और आ सकते हैं। आएंगे तो इतने वर्ष बाद तक भी हम उनको आपको लौटा देंगे। 30 वर्ष का, 40 वर्ष का, जो भी समय था। ये संकेत बना करते हैं कि उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। दूसरी बात ये थी कि यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसी कारण से आजादी के एकदम बाद भारत लौट आते तो 1930 के दशक की नेहरू को भली प्रकार याद थी कि लोग किस प्रकार उनको छोड़ करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर पुष्प वर्षा किया करते थे। यदि वह भारत लौटे तो का क्या परिणाम होगा? निश्चित रूप से सत्ता पलट अपने आप जनता कर देगी। जिस सत्ता को बड़ी मुश्किल से उन्होंने हाथ जोड़ करके प्राप्त किया, मिन्नतें करके प्राप्त किया, ये कह करके प्राप्त किया कि मैं भी मुसलमान हूं, मुझे आप सत्ता देकर जाइए, तो सत्ता हाथ से खिसक जाएगी। सत्ता मोह था और इस बात का डर भी था, यदि आए तो उनकी लोकप्रियता के चलते तुम्हारी जड़ें समाप्त हो जाएंगी, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। तो कारण मैं नहीं समझता कि उनकी मृत्यु हुई थी उस समय। मैं इसी मत का हूं कि उनको उस समय नजरों से ओझल करने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। चाहे इसके बारे में जो भी आयोग बैठाए गए हों, चाहे जो उनकी रिपोर्ट्स आई हों, वो सब भी मुझे लगती हैं राजनीति प्रेरित रही हैं और दबाने का प्रयास करती रही हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। जी, हाँ, धन्यवाद सर। और इसी क्रम में आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर, आप बात रखिएगा। जी, ओम सदन को नमन। बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है और जो प्रश्न मैं पूछना चाह रहा था वो प्रश्न आपने पूछ लिया, क्योंकि यही यही मेरे मन में था कि जब सीता भी पट्टा रमैया गांधी जी ने उनको अपना कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुना और उनके विरोध में जब सुभाष जी खड़े हुए और जब वो जीते हैं तो उनकी लोकप्रियता इतनी जबरदस्त थी, इतनी जबरदस्त थी कि उनके रथ को लोगों ने स्वयं खींचा है। और वो जो दृश्य है वो कभी भी नेहरू को जो है पचा नहीं है और इसलिए उनको मृत्यु को फैलाया गया और उनको कभी जो भयभीत थे उस भय के डर से निश्चित रूप से उस समय ऐसा भी हुआ है कि उस समय रूस से उनके संबंध अच्छे थे, तो सुभाष जी को जो है नहीं बताया गया और झूठी मतलब जो है आयोग बिठा बिठा करके और राजनीति से प्रेरित जो चीज़ें हैं वो जनता को बताई गई। परंतु जनता निश्चित रूप से ये मानती थी, जनता के मन में यह था कि कभी भी कह दो कि सुभाष आए, सुभाष आए। यानी सन 66 तक भी लोग ये नहीं माने कि सुभाष जी नहीं है, बस ये पता भर लग जाता था कि सुभाष जी आए, यानी जैसे कि कहीं उनकी मृत्यु का कोई वर्णन नहीं है तो लोग भरोसा कर लेते थे। तो ये इतना अटूट विश्वास जनता का था सुभाष के प्रति, उनको हम सादर नमन करते हैं। और निश्चित रूप से यही प्रश्न मैं आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी से पूछना चाह रहा था। जी हो। जी, बहुत अच्छा आपने रखा है। मैं कहना चाहूंगा कि जिन गद्दारों के कारण हमको रण में मिली पराजय, जिन गद्दारों के कारण हमको रण में मिली पराजय, कोसेगा इतिहास उन्हें
कोसेगा इतिहास उन्हें, नरक मिलेगा निश्चय, नरक मिलेगा निश्चय। हाँ जी, आदरणीय। और जो आदरणीय रमेश मेहरा जी ने कहा है, वास्तव में हमने तो कहानी ही सुनी है, इतिहास में ही सुना है और हम सुनते हैं। और जब मैं अपनी बात कहूँ तो मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं आता है कि वो अभी हैं, यानी अभी भी या चले गए हैं। ये लगता है कि वो कहीं हैं और ऐसा लगता है कि हाँ, ऐसे सूचना मिले कि सुभाष चंद्र बोस भारत आ गए हैं या आने वाले हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा प्रश्न ये भी होता है, जब हम अहिंसा की बात करते हैं और अहिंसा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तब एक राष्ट्र की क्या एक राष्ट्र नायक जो राष्ट्र का को सँवारना चाहता था, राष्ट्र को आज़ाद करना चाहता था, तो उस राष्ट्र नायक की भावनाओं का और राष्ट्र की हिंसा नहीं की गई। ये बड़ा विचित्र भी और वास्तविक सवाल भी है कि हमने राष्ट्र नायक की भावनाओं को और राष्ट्र की भावनाओं की हिंसा की है। और उस हिंसा का परिणाम है कि आज भी हम काँटों काँटों की आज़ादी में अ चल रहे हैं और इस कठिनाई की घड़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कई कई दुश्वारियाँ उस तथाकथित अहिंसा ने हमें चद्दर के रूप में ओढ़ा रखी हैं। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट सर, कृपया। जी, सादर प्रणाम डॉक्टर आर्य जी। बहुत ही सुंदर और हमेशा आप अ, इस तरह से रखते हैं कि वो कभी इसको लगता है कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। पर ऐसा सौभाग्य हमें मिल रहा है और हम हर हफ्ते आपको सुन रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मुझे एक दो आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों से मिलने का सौभाग्य मिला, क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग थे आज़ाद हिंद फौज में। तो उस टाइम हमें, क्योंकि हम छोटे थे, हमें बहुत ज़्यादा अकल नहीं थी, लेकिन बाद में उनके बाद मुझे एक वही उसी प्रश्न का एक पार्ट जो अभी पूछा गया कि उसमें नेताजी को क्या आतंकवादी घोषित किया गया था क्या इसमें? ये और वो जो था कि वो तो खैर आपने स्पष्ट किया कि जब भी वो अगर मिले तो उनको जो है ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया जाएगा। तो क्या, लेकिन उनके लिए क्या आतंकवादी शब्द भी वो किया गया था? ये प्रश्न मुझे बार-बार कचोटता है कि मुझे कहीं पे ऐसा सुनने में आया, मुझे कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये सुनने में आया कि उनको ये तो डर था ही कि अगर आ गए तो मेरी तो कुर्सी जाएगी ही जाएगी। और क्योंकि उससे पहले जब वो उनको पहले मेरे ख्याल से वो अध्यक्ष भी रहे शायद कांग्रेस के, और उस टाइम वो उनको गम बड़ा विचित्र उनको तब से शायद टीस थी। तो ये सब चीजें हैं और इसीलिए ये सब षड्यंत्र जो है रचे गए। तो मैं थोड़ा सा उसमें क्लैरिटी चाह रहा था। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। कांग्रेस की ओर से स्वयं गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनसे पहले के जो हमारे सरदार भगत सिंह जैसे लोग थे, उनको आतंकवादी और उग्रवादी ही कहा करते थे। यदि आप समग्र सावरकर को पढ़ेंगे तो आपको इन शब्दों का भरपूर प्रयोग उनकी ओर से किया हुआ मिल जाएगा, जो उन्होंने स्पष्ट करके उसमें उनके उत्तर दिए हैं। तो आप ऐसा क्यों बोलते हो? तो आतंकवादी शब्द वो प्रयोग करते थे और आतंकवादी थे उनकी दृष्टिकोण में, इसीलिए उन्होंने सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा से मुक्त नहीं कराने का निर्णय ले लिया था, उनकी बात ही नहीं उठाई। उस समय के वायसराय ने ये बात रखी थी, बाद में कहा भी था कि मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में इस बात को उठाएंगे, लेकिन उन्होंने उठाया ही नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में अपने आप ही ये लोग आतंकवादी थे।
यही दृष्टिकोण उनका, गांधी जी का और कांग्रेस के नेताओं का हमारे नेताजी के बारे में हो गया था। एक बात इनकी बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेसियों की, बड़े नेताओं की, मैं किसी की आलोचना करते हुए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक तथ्य रखता हूँ बस, मैं पूरा सम्मान करता हूँ उनका। लेकिन और वो जो संस्कार था वो ये था कि जो इनके खिलाफ जाता था या खिलाफ बोलता था, उसको ये अलोकतांत्रिक ढंग से, तानाशाही ढंग से कुचलने का प्रयास करते थे और उस पर इसी प्रकार का आरोप लगाते थे। तो ब्रिटेन सरकार जहां इनके लिए ये कह रही थी कि ये युद्ध अपराधी हैं, वहीं कांग्रेस पर सहमति दे रही थी कि युद्ध अपराधी हैं और देशद्रोही हैं, राजद्रोही हैं। ऐसा दृष्टिकोण था। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। वही जो असल में भगत सिंह जी वाली जो आपने बात कही, वो उसके लिए आज आज पाकिस्तान उसके लिए पाकिस्तान में लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। हाँ तो जी कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में उन 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 लोगों को अभी भी किताबों में कुछ साल पहले तक भगत सिंह जी को आतंकवादी लिखा लिखा हुआ था। हाँ जी हाँ तो जी। कितने दुर्भाग्य एनसीईआरटी की बात है। एनसीईआरटी एनसीईआरटी लिखती जी रही जी है ये। जी 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 एनसीईआरटी में उनके उनको जो है आतंकवादी उग्रवादी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। और पाकिस्तान जैसा देश जहाँ पे वो लोग उसके उनके उनको जो है निरपराध घोषित करने हाँ, के लिए वो आज वो भी वहाँ कह पे रहे हैं उनका कि, जी जी वो भी कह रहे हैं कि वो आतंकवादी नहीं थे। पाकिस्तान में मांग उठ रही है। जी 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 धन्यवाद। किसी दिन आप अगर समय हो तो आप इस विषय को भी भगत सिंह जी के विषय को भी कभी आप जी रख अवश्य। लेंगे, अवश्य रख लेंगे। धन्यवाद। जी ओम, थोड़े से 1 मिनट की बात करना चाह रहा हूँ सर। अभी मैंने जो हमारा संविधान है उसको थोड़ा पढ़ने की पढ़ा, और उसमें जो समझ में आई बात कि किस तरह से जो है गांधी जी, अब मैं उनके लिए कौन सा शब्द उपयोग करूं मैं कह नहीं पा रहा हूं, और मुझे कहना भी नहीं चाहिए, परंतु मैं उसको छुपा भी नहीं सकता कि किस तरह से इन्होंने, चाहे अंबेडकर हो, चाहे सुभाष हो, चाहे भगत सिंह हो, या जितने भी लोग जो सीधे राष्ट्रवादी थे, उनके साथ गद्दारी की है। मैं तो अब ये शब्द कहाँ उपयोग कर रहा हूँ कि इन्होंने गद्दारी की है। और वो गद्दारी जो है, जब आप यदि पढ़ते हैं तो हमारी भावना बदल जाती है कि ये क्या था। एक गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने किस तरह से चालाकी की है, वो पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि अरे राम 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 क्या है ये। और जिसको हम आज बापू बापू कहते हैं, वो बापू क्या कर रहे थे, किस तरह से अंग्रेजों की चापलूसी कर रहे थे, किस तरह से उनके पद प्रक्षालन कर रहे थे। ये तो जब आप संविधान को की सभा को पढ़ेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाती है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं विराम करता हूं, और निश्चित रूप से मैं सारे लोगों से ये कहूँगा कि संविधान को यदि आप पढ़ें, संविधान की प्रस्तावना पढ़ें, संविधान को किस तरह से आगे बढ़ाया गया है, तो ये भाव आपके मन में पैदा हो जाएंगे। जियो। जी मैं 1 मिनट लूंगा, आपका पूरा सम्मान करते हुए। आप हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ हैं तो आप तो आदेश करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि जब महाभारत समाप्त हो गया तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि ये सब क्यों हो गया, इतना भारी विनाश हुआ। तो विदुर ने हमेशा सत्य को सत्य कहा है। उसके बाद उसको लताड़ भी मिली, तो भी उन्होंने अपनी विनम्रता के साथ अपने सत्य को बखान करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने कहा महाराज, इसके लिए केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं, केवल और केवल आप जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि आप महाराज बनकर कभी गद्दी पर नहीं बैठे, आप पिता बनकर राज सिंहासन पर बैठे रहे, और यही इसका दुर्भाग्य है।
आपके उस अपराध के कारण ही इतना भारी विनाश हुआ। तो गांधी जी हो सकते हैं, उनके लिए सम्मान देने का भी भाव हमारे भीतर हो सकता है, लेकिन ये देखा जाए कि वह राज्य सिंहासन पर जब बैठे थे, यानी कि सर्वोच्च नेता के रूप में जब उनको मान्यता दी जा रही थी, तो वह राष्ट्र के नायक थे या किन्हीं अपने द्वारा पालित पोषित विचारों के नायक थे? जब हम इस तरीके से देखेंगे तो वह राष्ट्र के नायक के रूप में नहीं दिखाई देते। और एक इतिहासकार को, एक लेखक को, एक चिंतक को, आप जैसे विद्वानों को ये शोभा भी नहीं देता कि आप अनावश्यक की चापलूसी करेंगे। गद्दार कहें, मैं लिख रहा हूं भारत के गद्दार किताब, और उसमें लिखूंगा इस बात को, कहें, क्योंकि हमारा आपका दायित्व बनता है। सत्य को सत्य के रूप में स्थापित होने दीजिए, और करना है हमको और आपको। तो महाराज महाराज बन करके बैठे तो बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन पूर्वाग्रहग्रस्त होकर के मुस्लिम परस्ती दिखा करके बैठे और देश तोड़ने वाले लोगों का साथ दें, और जो देश को जोड़ने का काम कर रहे थे उनके खिलाफ जा करके बात करें, तो हमको आपको कहना पड़ेगा कि महाराज आप पिता बन करके बैठे थे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा। ओम सर जी, ओम जी, ओम सर। जी। हाँ, जब आदरणीय मेहरा जी को सुनते हैं तो तब मुझे लगता है हजारों हजार विद्यार्थियों को उनके माध्यम से हम सुन रहे हैं, क्योंकि मजबूरन उन्होंने भी इतिहास को उसी तरह से आगे बढ़ाया होगा जिस तरह से उन्हें परोसा गया। लेकिन मैं नमन करता हूँ मेहरा जी को कि उन्होंने यहाँ पर वो वाक्य सुधार लिए और इतिहास की ये परंपरा भी एक शिक्षक के रूप में सुधर गई। और दूसरी बात ये भी लगता है कि द्वापर में वो धृतराष्ट्र जो कि कृष्ण से डरते थे, उन्होंने कलयुग में कृष्ण को कहीं गुमशुदा कर दिया। ये बातें सामने जैसी आ रही हैं। इसी क्रम में आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी, आपका हैंड रेज़ है और तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। ओम। आदरणीय डॉक्टर साहब, सॉरी, ओम। सदन को सादर वंदन प्रणाम। आदरणीय आर्य जी, आपको भी शत शत नमन। नेहरू, मेरे भी मन की एक पीड़ा है, बहुत पीड़ा है। नेहरू गांधी का नाम होने के लिए राष्ट्र नायक को पर्दे के पीछे कर दिया, ऐसा मेरे मन में बार बार आता है। नेहरू गांधी का नाम होने के लिए राष्ट्र नायक को पर्दे के पीछे कर दिया गया, ये हमारी मन की पीड़ा है। भारतीयों के मन में राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभक्ति समाप्त करने के लिए यह सब षड्यंत्र रचा गया। हम तो छोटे छोटे थे, लेकिन हमारे घर में जो संस्कार मिले, इसके कारण हमारे दिल में राष्ट्रभक्ति है। नहीं तो मैं आज देखती हूँ मेरे साथ जो मेरे उम्र के हैं, उनका स्वाभिमान मरा पड़ा है। मैं जब बोलती हूँ ना, तब उसका प्रभाव उनके मन पर नहीं होता है, क्योंकि ऐसे मरे पड़े स्वाभिमान समाप्त किए भारत में उनका जन्म हुआ है। ये पीड़ा है मन की। अब हम कितना कर रहे हैं तो भी उनको उसका कुछ नहीं लगता है। ये पीड़ा है मेरे मन की। हमारे स्कूल के बच्चे तो उनको देशभक्ति का कुछ पढ़ा ही नहीं है। ये व्यथा है मन की, एक टीचर होके व्यथा है। आदरणीय दादू जी ने जो कहा, नेहरू गांधी ने देश के साथ गद्दारी की करके एक स्वाभिमान मरा हुआ भारत उन्होंने निर्माण करने के लिए अपनी फौज निर्माण कर दी। ये सच है। आपने जो बताया बहुत दर्द भी होता है। ओम प्रणाम। वास्तव में ये उद्गार हैं और ये श्रद्धांजलि भी है उन महामानव के लिए। और श्रद्धांजलि जब मैं कह रहा हूँ तो मुझे श्रद्धांजलि शब्द भी उपयोग में न लाऊं ऐसे मन में कर रहा है, क्योंकि हमें तो लगता है कि नेताजी सुभाष फिर आने वाले हैं और उनको आना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी रूप में वो आए। और जैसे आदरणीय भट्ट सर ने भी कहा कि आने वाले समय में हमारे आज के मुख्य वक्ता जी
इन्हीं भावों को आगे लेकर के जाएँगे, जिन भावों से हमारे प्राणों के और हमारी भावनाओं के ताने-बाने बुने हुए हैं, सजे हुए हैं। वास्तव में ये जो आज का कार्यक्रम रहा, आज की जो आपकी विवेचना रही, आज का जो वक्तव्य रहा, ये हमें अलग तरह से, अलग तरीके से कुछ विशिष्ट सोचने का अवसर भी देता है और ये भावनाएँ आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी के भावों से भी झलकी। वही भावनाएँ सभी की हैं, सभी जो सुना है। मैं जी आदरणीय भट्ट सर का पुनः हैंड रेज़ है। जी, मैं ये कहना चाह रहा था ये तथाकथित बापू और चाचा तथाकथित इन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो तो अच्छा हुआ कि वो 48 तक ही रहे। अगर वो 10 साल और रहते तो वो कॉरिडोर भी बन जाता वो पाकिस्तान पाकिस्तान कॉरिडोर बनता और कई सारी चीजें और होती। और जो प्रखर श्रीवास्तव की किताब हे राम मैंने पढ़ी तो मेरी आंखें खुल गई। मैं तो उसके बाद मेरी जो श्रद्धा थी वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। थोड़ी सी जो श्रद्धा थी मैं तो अब शायद उनके प्रति केवल एक चीज के लिए श्रद्धा रहेगी कि वो संगठित करने में शायद उनका कोई एक वो था शुरुआत में। लेकिन उन्होंने उस टाइम जब वो उनको उनको इस संसार से विदा किया गया तो उस टाइम उनकी लोकप्रियता जो है सबसे कम स्तर पर थी। और वो अगर ऐसा नहीं होता 2-4 दिन में और कोई मार देता उनको। और ये अच्छा ही हुआ। मैं तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि देश के लिए थोड़ा-सा अच्छा हुआ, लेकिन देश के लिए तब और अच्छा होता अगर वो घोटालेबाज प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने शुरू किया था घोटाले, सबसे पहला घोटाला उन्हीं के उसमें हुआ था। तो उस तरह के लोग अगर हमारे उसमें न होते, तो शायद हमारा देश आज सोने की चिड़िया अवश्य होता। माफ़ी चाहता हूँ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन मजबूर हूँ। धन्यवाद। बहुत उत्तम, अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। ये इतिहास की बातें हैं और इतिहास जब बोलता है तो सच ही बोलता है। सच्चा लिखा गया इतिहास सच ही बोलेगा और वो बातें सामने आ रही हैं। लेकिन ये बात भी सत्य है कि इतिहास कुछ सच के साथ कुछ बीजारोपण भी कर जाता है और ये कौन से बीज बोए जा रहे हैं उसका भी अंकुर, उसका भी वटवृक्ष हमें देखने को मिले और वही वटवृक्ष नेताजी के रूप में, सरदार भगत सिंह के रूप में सामने आए, ऐसी भी इच्छा मन में है। और आदरणीय वास्तव में हम जब इतिहास को देखते हैं और जब सभी विषयों को समझते हैं तो तब समझते हैं कि आज का दिन हमारा शुभ हो गया आपके इस वक्तव्य के साथ, आज के वक्तव्य के साथ। और जी, इसी क्रम में जबकि समय ने भी संकेत दे दिया है, लेकिन समय ये भी संकेत दे रहा है कि इस तरह की वार्तालाएँ लगातार हम आगे बढ़ाएँ। आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन है कि कृपया आप आएँ और अपने वचनों के साथ आज का सत्र संपन्न कराएँ। संभवतः अब तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब तक आवाज़ पहुँचते ही तो फिर हम आज का कार्यक्रम यहीं संपन्न करें। और समय को दृष्टि में रखते हुए आप सभी महान भावों, आप सभी योगहारियों की तरफ से मैं आज के मुख्य वक्ता जी आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस ऊर्जा को हम निरंतर आगे ले जाएँगे, इस पथ पर आगे बढ़ेंगे और अन्य सभी सदस्यों के द्वारा जो भी भाव सामने आए हैं, भावांजलि सामने आई है, उस पथ पर हम अग्रसर होंगे। आज की योग शिक्षिका अ, जाबा बहन जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। पुनः-पुनः धन्यवाद, प्रणाम। पुनः मिलते हैं कल। धन्यवाद। जी, नमस्कार सभी के लिए।